हेलो हेलो हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं लव कुमार आज आप सभी के सामने समझो साइंस के प्लेटफॉर्म पर आज आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पूरी कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे हम। हमारे पास सोर्स क्या रहने वाला है वो देखते हैं। हम किस सोर्स से पढ़ेंगे। हमने अरिहंत का सीबीएसई का चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर ले रखा है। इसकी अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो ये अच्छा सैम्पल पेपर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर है। इसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन। इसका ट्रेंड एनालिसिस इसके अंदर भी है। और इसके अंदर पहले तो देखो, सबसे अच्छी बात कि इसमें थ्योरी दी है। ठीक है, थ्योरी दी है। फिर उसके बाद इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वो भी सबसे बड़ी बात टॉपिक वाइज। ये देखो, टॉपिक थर्ड है ना, इस तरीके से पूरी बुक है। और लास्ट में 3 सैम्पल पेपर दिए। तो आज हम इससे पढ़ने वाले हैं। और हमारी एनसीईआरटी तो है ही जिंदाबाद। और हमारे ये पीडब्ल्यू के नोट्स हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो इससे पढ़ेंगे हम। और ये हमारा पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, इससे ये हमारा रहने वाला है सोर्स। और अब हम अपनी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ना अपना किसको कवर करेंगे, हम अपने हाई वेटेज को कवर करेंगे कि जो हमारा हाई वेटेज है। तो हमारा हाई वेटेज किसके अंदर है, हमारा जो हाई वेटेज है, आप देख सकते हैं कि जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है वो 20 मार्क्स का है। तो हम 20 मार्क्स वाला सबसे पहले कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा हमको पढ़ना क्या है एक्चुअली, है ना, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में। तो ये सारे टॉपिक है, ये सारे हमें टॉपिक पढ़ने हैं। एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, फिर इवोल्यूशन। तो बिल्कुल स्टेप वाइज पढ़ेंगे और फास्टली रिवीजन करेंगे ये हम। और बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो आप पीछे नॉइज़ आ रही होगी तो उसके लिए मैं आप माफ़ी चाहता हूँ, उसको आप इग्नोर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले फिर एक बार आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में 2023 के अंदर जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है वो एक ही था। ठीक है, और जो 5 मार्क वाला क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन आए थे। देख सकते हैं 5 मार्क वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए थे। हाँ जी, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं ये। तो हम पढ़ते हैं टॉपिक 1। तो टॉपिक 1 हमारा है मेंडल का लॉ और उसका इनहेरिटेंस। तो हम सारा अब इससे रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और ये एनसीईआरटी ही बेस्ड है ना। तो मैं एक बार आपको नोट्स से रिव्यू करवा देना चाहूँगा कि मतलब नोट्स से एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक ठीक ठीक, एक सेकेंड। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के मैं नोट्स लेता हूँ। नोट्स की हालत थोड़ी ख़राब है, बट काम तो चलाना पड़ेगा। ये है नोट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नोट्स से हम फटाफट रिवाइज करते हैं। पीडब्ल्यू के है नोट्स, रुपेश सर के ये। तो ये हमारा क्या है, डीएनए। ठीक है, डीएनए कुछ इस टाइप का होता है। इसके ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन जोड़ेंगे तो क्रोमेटिन होगा। क्रोमेटिन में जो कोइलिंग वो थोड़ी सी क्या होती हैं, डीएनए से कम होती हैं। ठीक है, और क्रोमोजोम इस टाइप का दिखेगा आपको। फिर देखिए अब इसके अंदर कुछ डिफरेंस है, फटाफट रिवाइज करते हैं। क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम। क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम के अंदर कुछ डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए की अगर बात करो तो क्रोमेटिन की जो लेंथ होती है डीएनए की, क्रोमेटिन के अंदर जो लेंथ होती है डीएनए की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्रोमोजोम में लेस होती है। इसमें थिन होती है, इसमें थिक होता है। ये थिन होता है, ये थिक होता है। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ डीएनए इसमें ज़्यादा है और इसकी लेस विजिबल है ना, इसलिए। इसमें को जो कोयलिंग होती है वो लेस होती है। लेस कोयलिंग की वजह से ये थिन होता है। ठीक है, ये मोर विजिबिलिटी इसकी लेस होती है, ये मोर। ये अनकंडेंस है, ये कंडेंस। ये इंटरफेज में मिलता है, ये मेटाफेज और लेटफेज में। हम फटाफट फास्ट करेंगे डिफरेंस। अगर क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम की बात करें तो इसके अंदर हमारा नंबर ऑफ क्रोमोजोम 1 पाया जाता है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम 1 है। आप सब देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमेटिड की बात करो तो इसके अंदर 1 क्रोमेटिड है, बट इसके अंदर 2 क्रोमेटिड है। 1 क्रोमेटिड ये, 1 क्रोमेटिड ये। ठीक है, हाँ जी। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डीएनए की बात करो तो ये सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखो, आप इसके अंदर देख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये 2C है, ये 4C है। देखो हमने क्या इसको वापस से रिवाइज करते हैं। डीएनए के अंदर हमने हिस्टोन प्रोटीन डाला तो क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन से फिर क्रोमोजोम बना, क्रोमोजोम के बाद
मेड अप ऑफ क्रोमेटिड बना, फिर उसके बाद डीएनए। हाइड्रेटेड रहना आपका बहुत जरूरी है, तो पानी में आप पीते रहे। आगे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की अगर बात करूँ तो आप मैं आशा रखता हूँ कि आप इतना तो जानते ही होंगे। तो डिप्लॉइड जिसके 2n से डिनोट करते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, 2 सेट ऑफ द क्रोमोजोम, 1 पेयर में एक डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड की अगर बात करें तो 2n=46 होता है, स्पर्म जो गैमेट होता है उसमें n=23, n इज द हैप्लॉइड, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आगे हम बात करते हैं ऑफस्प्रिंग। यह है होमो नॉन होमो क्रोमोजोम। ऑफस्प्रिंग 46 क्रोमोजोम होते हैं। ऑफस्प्रिंग में कितने क्रोमोजोम है? 46। होमो क्रोमोजोम, ठीक। होमोलोगस क्रोमोजोम कौन से क्रोमोजोम? 2 क्रोमोजोम जिसमें एक पेयर, वन पेयर के अंदर 2 क्रोमोजोम की जो इनका शेप और साइज सेम होता है। और नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम जो डिफरेंट पेयर होते हैं, जो इसका शेप और साइज क्या होता है? डिफरेंट होता है। सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की अगर बात करें तो क्रोमेटिड ऑफ सेम क्रोमोजोम जिसकी जो क्रोमेटिड है वो क्या हो, जो क्रोमोजोम हो वो सेम हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। और जिसके अंदर डिफरेंट क्रोमोजोम से जो उसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब कि डिफरेंट क्रोमोजोम से जो क्रोमेटिड मिले उसको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जीन क्या है? जीन है स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का स्मॉलेस्ट सेगमेंट जिनसे कोई प्रोटीन बनाया जा सकता है। स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का स्मॉलेस्ट सेगमेंट, ठीक है। डीएनए का स्मॉलेस्ट सेगमेंट, छोटा सेगमेंट जिससे विच फॉर्म क्या? प्रोटीन फॉर्म करे, ठीक है। दिस प्रोटीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर, 1 जीन 1 कैरेक्टर। आगे आता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर का पेरेंट से 1 जनरेशन, पेरेंट इज द 1 जनरेशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग इज द अनदर जनरेशन, ठीक है। यस, हाँ जी, आगे देखते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं, क्या ट्रांसफर करते हैं? कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जिसमें कैरेक्टर ट्रांसफर करने की प्रोसेस को, कैरेक्टर को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। टर्म जीन किसने दी थी? जॉनसन ने दी थी। मेंडल ने क्या बोला था? जीन को फैक्टर बोला था, ठीक है। एक जीन, एक कंट्रोल 1 कैरेक्टर, प्लांट की हाइट, ठीक। एक जीन क्या कंट्रोल करता है? कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर, 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर, 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर, प्लांट की हाइट, जो कि क्या है? टॉल है, जो कि क्या है? ड्वार्फ है। एक जीन क्या कंट्रोल करती है? कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, जो कि सीड का कलर है, जो कि सीड का कलर। अब सीड का कलर, फिर उसके बाद उसकी ट्रेट आती है ना, उसके बाद उसकी ट्रेट आती है। तो येलो एंड ग्रीन इज द ट्रेट, ठीक। एक कैरेक्टर, एक है सीड का कलर क्या है? कैरेक्टर है, बट उसकी ट्रेट, मतलब 2 टाइप हो गए ना। देखो एक है, देखो ये एक था, फिर उसके बाद ये 2 हो गए, तो मतलब उसी की मतलब ट्रेट है, ठीक है। येलो एंड ग्रीन, ठीक। इस तरीके से आगे देखते हैं। लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन का क्या मतलब है? वेरिएशन का द डिफरेंस शोन बाय द ऑफस्प्रिंग विद द पेरेंट, जो ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच में जो डिफरेंस शो करता है उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो नाम से भी आपको पता लग रहा है वेरिएशन करना मतलब कुछ चेंज है ना, डिफरेंस है। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, आपको बताया हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन, उन दोनों की स्टडी को करना जेनेटिक्स कहलाता है। जी आगे देखते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? कैरेक्टर को ट्रांसफर करना, ठीक। कैरेक्टर को ट्रांसफर करना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस के द्वारा क्या होता है? कैरेक्टर को ट्रांसफर किया जाता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल। फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बैटसन जी हैं। एंड टर्म ऑफ जेनेटिक्स किसने दी थी? बैटसन है। एलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन की ही अल्टरनेट फॉर्म है। आई होप आपको ये डायग्राम से विजिबल होंगे। हाँ यस विजिबल है।
एक जीन की दो फॉर्म है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी, ठीक है, एक जीन की दो फॉर्म है। एक जीन की कितनी फॉर्म है? दो फॉर्म है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी को मान लीजिए एक बार आप 12th क्लास का बच्चा, ठीक। स्मॉल टी को एक बार आप मान लीजिएगा 4th क्लास का बच्चा, ठीक। ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया पहले ही होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम होते हैं, एक पेयर होता है। एक पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं जिनका साइज और शेप क्या होता है? सेम होता है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये वाला जो है वन फॉर्म ऑफ द जीन कैपिटल टी है, ठीक है। ये यहाँ पे एक वन फॉर्म ऑफ जीन है, इसको स्मॉल टी है। तो दोनों क्या हो गए? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है? हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? हेट्रोजाइगस। मतलब हेट्रोजाइगस मतलब कि डिफरेंट एलील है ना। देखो, एक ये है, एक ही है। यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ से स्मॉल टी है, तो क्या है? डिफरेंट है। तो डेट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। नॉन आइडेंटिकल, की सेम नहीं है। और ये कैसा शो करेंगे? टोल करेंगे शो, ठीक। कैसे? अब देखो, 12th क्लास का बच्चा, 4th क्लास का बच्चा, तो डोमिनेंट कौन है इनमें से? 12th क्लास का बच्चा। तो इसी तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टॉल, स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव, ठीक। इन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या कहलाता है? टॉल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टॉल आ जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए एक जीन की दो फॉर्म है, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक। एक जीन की कितनी फॉर्म है? दो फॉर्म है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी, तो दोनों कैपिटल के भी तो क्या होंगे? होमोजाइगस। दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक। आइडेंटिकल एलील है, होमोलोगस क्रोमोसोम टॉल है ये। एक जीन की दो फॉर्म है, स्मॉल टी, तो दोनों में सेम है, तो आइडेंटिकल है। तो ये क्या है? होमोजाइगस आइडेंटिकल एलील है। तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फ होएगा, रिसेसिव है, ठीक है, ड्वार्फ जी। हमने बात करी डोमिनेंट एलील की, कैपिटल टी। द एलील विच कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन आइडेंटिकल एलील, कि जो नॉन आइडेंटिकल एलील की प्रेजेंस में भी जो एक्सप्रेस कर जाए, जो डोमिनेंस अपना शो करे, उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील आल्सो एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ द आइडेंटिकल एलील, एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस के अंदर भी एक्सप्रेस करती है और हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर भी एक्सप्रेस करती है। आगे देखते हैं रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील के अंदर मतलब 4th क्लास का बच्चा, द एलील विच एक्सप्रेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ द आइडेंटिकल एलील। जो रिसेसिव एलील है ना, वो सिर्फ आइडेंटिकल एलील में ही एक्सप्रेस करेगी, होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगी, नॉट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। यस, हाँ जी, आगे देखते हैं। मेंडलिज्म, रोजर जोहन मेंडल का जो जन्म है, बोर्न कब हुए थे वो? 22 जुलाई 1822 में। प्लेस कहाँ पे रहते हैं? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे काम किया? ऑगस्टेनियन मोनेस्टेरी, ऑस्ट्रिया में। नेम ऑफ द प्लांट क्या है? गार्डन पी। हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल काम किया? 7 ईयर्स। ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट इन 1856। 1856 के अंदर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट कब तक उनका चला? 1863 में। याद रखना बिल्कुल कि उन्होंने कितने साल तक काम किया, 7 ईयर्स। कब किया स्टार्ट? 1856 में। साइंटिस्ट मतलब कब तक खत्म किया उन्होंने? 1863 में। साइंटिस्ट ऑफ विच सेंचुरी, किस सेंचुरी के साइंटिस्ट कहलाते हैं? 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट कहलाते हैं। मेंडल वर्क जो था वो पब्लिश हुआ किस? नेम ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द पेपर ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। लर्न कर लेना ये, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। टोटल प्लांट की वैरायटी कितनी है? 14। टोटल कैरेक्टर कितने स्टडी किया? 7। टोटल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कितनी स्टडी की थी उन्होंने? 14। टोटल पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स 7। ये भी आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कि प्लांट की वैरायटी कैरेक्टर स्टडी ये क्या है। ये भी मैं आपको एनसीईआरटी से, जो यहाँ पे एक डायग्राम सा दे रखा है लेफ्ट साइड पे, वो सॉरी राइट साइड पे, वो मैं बस आपको एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको ये समझ आ जाएगा। हम उससे पहले जान लेते हैं, चलो आपको मैं सबसे पहले वही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये अपनी एनसीईआरटी है, तो हम एनसीईआरटी को खोल लेते हैं। हम सारे चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं, ए से जेड। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं। डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। सीड का शेप राउंड, रिंकल। जो डोमिनेंट है वो क्या है? सीड का शेप राउंड, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल। एक सेकेंड, एक्सपोजर लॉक। यस,
हाँ हाँ जी, यस। डोमिनेंट ट्रेट राउंड है, ये रिंकल है। रिसेसिव ट्रेट में क्या होता है? रिंकल राउंड। सीड का कलर येलो ग्रीन, फ्लोर का कलर वॉयलेट वाइट, पोड का शेप फुल कंस्ट्रिक्टेड। रिसेसिव में कंस्ट्रिक्टेड होता है पोड का शेप, एंड ये इसमें फुल होता है। पोड का कलर ग्रीन येलो, ठीक। एक्सियल, फ्लोर की पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, इसको आप लर्न कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। टॉल ड्वार्फ, ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो टोटल प्लांट की वेराइटीज़ हैं वो कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया टोटल करेक्टर कितने स्टडी किया। करेक्टर मतलब सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, ये क्या है? करेक्टर है। पोड का शेप मतलब क्या है? करेक्टर है, ठीक। और पोड का कलर हो गया, हाँ। फ्लोर की पोजीशन, स्टेम की हाइट, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 इन्होंने क्या किया? कैरेक्टर को स्टडी किया। टोटल कंट्रास्टिंग स्टेट भी स्टडी कितनी की? 14 थी, ठीक है, हाँ जी। हाउ मैनी क्रोमोजोम कंट्रोल द 7 कैरेक्टर? 4 क्रोमोजोम, 1 4 5 7, ठीक, हाँ जी, 1 4 5 7, ठीक है। अब देखिए, ये कलर है, ये कलर, ठीक, ये शेप कलर फ्लावर एंड टाइप, ठीक। 1 4 5 7। डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट क्या है? कंट्रास्टिंग। खत्म। ये आ गया होगा, आई होप समझ। उसके बाद चलते हैं हम नोट्स से, पीडब्ल्यू के नोट्स से पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आगे है सिलेक्शन ऑफ द पी प्लांट, एन एनुअल प्लांट। इस पी ही प्लांट का क्यों सिलेक्शन किया? ठीक है, एन एनुअल पी प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट की करे, वो होता है एनुअल प्लांट, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग विद इन ए ईयर, बाइसेक्सुअल, सो नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल, क्रॉस आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल, कल्टीवेशन इजी टू कल्टीवेट। आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या था मेंडल की सक्सेस का? मेंडल की सक्सेस का क्या रीज़न था? तो फर्स्ट टाइम जो मेंडल है, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल टूल का यूज़ किया। उन्होंने अपने रिकॉर्ड को रखा, ठीक है, अपने रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से रखा। सैम्पलिंग साइज उनका लार्ज था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो थे ना, रिजल्ट प्रूव विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट, 1 और 2 करेक्टर इमेस्कुलेशन बैकिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव, कैपिटल टी, या मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, देख लीजिए। ट्रू ब्रीडिंग, प्योर, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है प्योर, ठीक है, मतलब कैपिटल टी ही में कैपिटल टी ही है, तो दैट इज कॉल्ड प्योर। स्मॉल टी में क्या है? स्मॉल टी ही है, दैट इज कॉल्ड प्योर। यस, मतलब कि ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है होमोजाइगस कंडीशन। इनहेरिटेंस ऑफ one gene, study of one gene, that is called inheritance of one gene, study of one character, study of 2 trait। क्रॉस कौन सा होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या होता है। नंबर ऑफ पेरेंट 2, मेल और फीमेल। नंबर ऑफ प्लांट वैरायटी 2। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है वो देखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या है? हमारा होमोजाइगस टोल है, हमारा होमोजाइगस ड्वार्फ। हमने होमोजाइगस टोल ले लिया, हमने होमोजाइगस ड्वार्फ ले लिया। ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है। इसकी प्लॉयडी क्या है? 2n है, इसकी प्लॉयडी क्या है? 2n है, ठीक है। हमने एक पेरेंट लिया, मेल पेरेंट है, ये होमोजाइगस है, जो कि क्या है? ट्रू ब्रीडिंग है। फीमेल पेरेंट लिया, होमोजाइगस है, ट्रू ब्रीडिंग है। उसके बाद देखिएगा, हमने इनमें से देख लीजिएगा, एक सेकेंड, हमने दोनों में से एक इसमें से भी और इसमें से भी एक गैमेट ले लिया हैप्लॉइडी का, ठीक है। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। इसमें कैपिटल टी है, इसमें स्मॉल टी है, ठीक। इसमें कैपिटल टी है, इसमें स्मॉल टी है। अब हमने करवाया फर्टिलाइजेशन। ये दोनों अब यहाँ आ गए, ये दोनों अब यहाँ आ गए, ये दोनों अब यहाँ आ गए, दोनों फ्यूज हो गए, फर्टिलाइज हो गए। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए, टॉल हो गए। डोमिनेंट कौन? कैपिटल टी, सो क्या हो गए? टॉल। ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, ठीक। ये जाइगोट हो गया। 2n इसकी प्लॉइडी है, F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन को हम और भी क्या बोल सकते हैं? फीलियल का मतलब क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग,
आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। इसमें हमने यही पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इसी की क्या करेंगे, हम सेल्फिंग करी, हमने इसी की सेल्फिंग करी तो हमें डिफरेंट मिल गया। नंबर ऑफ गैमेट कितने थे, 2। टाइप ऑफ गैमेट, 2 टाइप के गैमेट मिले। हॉरिजॉन्टल लाइन मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइन फीमेल गैमेट को। तो अब आगे हम इंट्रोड्यूस होते हैं पुनेट स्क्वायर से। तो ये हमारा एक क्या है, पुनेट स्क्वायर है। बाय यूजिंग पुनेट स्क्वायर, RC पुनेट ब्रिटिश जेनेटिक्स ने ये एक्सप्लेन किया था। हमने जो ऑफस्प्रिंग हमने प्राप्त करी हम उसकी सेल्फिंग करवाते हैं, ठीक है। कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ी, हॉरिजॉन्टल लाइन मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम इधर रखेंगे मेल, इधर रखेंगे फीमेल। तो कैपिटल T, इधर से कैपिटल T टॉल, कैपिटल T स्मॉल t टॉल, कैपिटल T स्मॉल t टॉल, स्मॉल t ड्वार्फ। ओके, यस। अब देखिए टॉल बड़ा है, ये भी बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर ये ड्वार्फ, इसको थोड़ा छोटा दिखा दिया। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल अपीयरेंस, है ना। ये क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये छोटा है, इट इज ड्वार्फ, है ना। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल अपीयरेंस। हाइट, इसकी हाइट को स्टडी किया गया है, हाइट का ट्रेट है टॉल और ड्वार्फ। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म या प्लांट को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। व्हाट इज फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। इनका रेशो क्या होता है, 3:1, 3:1, यस 3:1। टोटल नंबर ऑफ जाइगोट की अगर बात करी जाए तो 4, नंबर ऑफ फिनोटाइप 2, ये आप छोड़ो, ठीक है, यस। फिजिकल अपीयरेंस, इसका रेशो कैसे लिखा, देखो टॉल 3 है, 1 2 3, तो टॉल 1 ड्वार्फ 1 ड्वार्फ। आगे समझ, आई होप आ गया होगा समझ, यस। अब हम इसका जीनोटाइप करेंगे। तो ये कैपिटल T जो टॉल है, ये कौन सा टॉल है, ये हमने ऊपर से देखो लिखा था ना कैपिटल T, तो हम यहाँ पर एक चीज़ को लिख देते हैं, कैपिटल T और इधर कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। तो ये क्या है, जीनोटाइप है, ठीक है। मतलब जीनोटाइप की मतलब किस टाइप से है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये ड्वार्फ हेट्रोजाइगस है, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सॉरी, ये होमोजाइगस ही होगा, स्मॉल t 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट, ठीक है जी, हाँ जी। एक टॉल है, दो मतलब एक होमोजाइगस, फिर दो हेट्रोजाइगस टॉल, फिर एक रिसेसिव, ठीक है, हाँ जी, ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक, हाँ जी। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने, 3, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। टॉल फिनोटाइप है, होमोजाइगस टॉल एंड हेट्रोजाइगस टॉल क्या है, जीनोटाइप है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नंबर ऑफ गैमेट पता करने हैं तो 2 की पावर n कर दो, 2 की पावर n कर दो, वेयर n इज द नंबर ऑफ द हेट्रोजाइगस। अगर फिनोटाइप करने हैं तो 2 की पावर n, जीनोटाइप करने तो 3 की पावर n, जाइगोट करें तो गैमेट का स्क्वायर, यस। अब हम फटाफट बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, हम वैसे भी जान चुके हैं। इसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस था, हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहलाता है, आपको पता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या है, हाँ जी, सेग्रीगेशन ये रहा, क्रोमोसोम एलील जीन एंड फैक्टर पेयर में होते हैं। आपको सबको बताया मैंने कि ये क्रोमोसोम हो या एलील हो या जीन हो या फैक्टर हो, वो क्या है, पेयर में। क्रोमोसोम हो, एलील हो, जीन हो, फैक्टर हो, वो क्या है, पेयर में। सेग्रीगेट करते हैं, क्या करते हैं, सेग्रीगेट का मतलब अलग अलग, सेपरेट होते हैं। एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन के टाइम वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा ना कि ये दो में से एक क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया, है ना, सेपरेट हो गए। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या सेग्रीगेट हुए। और लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब कि उन्होंने लास्ट में देखा ना कैपिटल T स्मॉल t में कौन सा डोमेंसी शो कर रहा है, दैट इज व्हाट, ठीक है, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, बैक क्रॉस आपके आउट क्रॉस आपके सिलेबस में है नहीं, ये दो है, अभी बात करते हैं। टॉल प्लांट, टॉल प्लांट क्या है, फिनोटाइप। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट, होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का
मतलब क्या है, व्हाट इज टेस्ट क्रोस, तो हम यहाँ पे समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। वन करेक्टर मतलब कि एक करेक्टर है फ्लावर का कलर, सॉरी एक सेकेंड, यस, फ्लावर का कलर डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्या है, ट्रेट है, क्या है, ट्रेट, डोमिनेंट और रिसेसिव, वॉयलेट, होमोजाइगस, ट्रू ब्रीडिंग, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक, ये सब ठीक है। देखो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, किसी अननोन पेरेंट का जीनोटाइप टाइप जानने के लिए हम अननोन पेरेंट को रिसेसिव पेरेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी क्रॉसिंग करवा देते हैं, ठीक, रिसेसिव के साथ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमने देखा कैप्टॉल है, ठीक, टॉल, यहाँ स्मॉल टी, तो हमने टॉल को कैपिटल टी स्मॉल टी से स्मॉल टी को करवा दिया, तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, तो रेशियो आ गया एक जैसा, सेम आया 1:1, तो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, यस। F1 जनरेशन को हम रिसेसिव पेरेंट्स से क्या कर देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। फिनोटिपिक जो रेशियो होता है टेस्ट क्रॉस का, वो क्या होता है, हमेशा 1:1 होता है जीनोटिपिक रेशियो, और फिनोटिपिक जो रेशियो होते हैं टेस्ट क्रॉस के वो हमेशा सेम होते हैं। तो बी हाइड्रेटेड रहना चाहिए हमें। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दो रूल प्रपोज किए, ठीक, ऑन द बेसिस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने दो ला या रूल्स बोलेंगे, सॉरी ला नहीं, रूल्स प्रपोज किए, जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। लॉ ऑफ डोमिनेंट था और एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट लॉ क्या है, ऑफ डोमिनेंट सॉरी, एंड सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंस मतलब कि दो करेक्टर, दो ट्रेट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उनमें से एक एक्सप्रेस करेगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर जीन एलील क्या है, पेयर में है, इसको रिसीवर में वन एलील इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्सप्रेस ऑफ ओनली वन ट्रेट इन F1 जनरेशन। एक्सप्लेन द जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है वो क्या होता है, 3:1 होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देयर इज नो ब्लेंडिंग, किसी भी प्रकार की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती इन F1 जनरेशन, मतलब ऑफ एलील, नो मिक्सिंग ऑफ एलील की मिक्सिंग नहीं होती है। एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग म्यूसिस 1 आउट ऑफ 2 क्रोमोजोम एंटर इन वन गैमेट, दो क्रोमोजोम में से एक ही गैमेट में जाता है, जो हमने अभी पीछे देख भी चुके, वही पढ़ रहे हैं। 1 आउट ऑफ 2 एलील एंटर इनटू द वन गैमेट, 1 आउट ऑफ 2 फैक्टर एंटर इनटू वन गैमेट। तो ये था, तो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं एज ए बोर्ड लेवल का, ठीक। आप इसको नीट लेवल तक भी ले जा सकते हैं, इसके सिर्फ नोट्स हैं, ठीक, नीट लेवल के ही हैं ये सारे नोट्स, यस। तो देख लीजिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली जो वीडियो होगी वो अलग होगी। साइंटिस्ट इनकम्प्लीट, इसमें ना देखो मेंडेलियन प्रिंसिपल के अंदर जो मेंडल ने दो प्रिंसिपल दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन वाला, दो प्रिंसिपल थे, इसके अंदर कुछ क्या है एक्सेप्शन भी है। तो वो क्या है, पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का देख लीजिए क्या मतलब है। इनकम्प्लीट से ही आप समझ सकते हैं कि जो कंप्लीट ना हो, ये किस साइंटिस्ट ने बताया था, कोरियन साइंटिस्ट ने बताया था। किस प्लांट के ऊपर, एंटेरिनम मेजस, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस जेल्फा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। थर्ड है एंडोलूशियन फॉल। टाइप्स ऑफ फ्लावर होमोजाइगस कंडीशन दो हैं, रेड और वाइट। आगे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। हमने ये वाला लिया, ठीक है, हमने टाइप फ्लावर होमोजाइगस है,
रेड और वाइट, इसको हमने कैपिटल आर लिया, इसको हमने स्मॉल आर लिया। वाइट को हमने स्मॉल आर बोला, रेड को हमने कैपिटल आर बोला। इसकी हमने क्या करवा दी, क्रॉसिंग करवा दी। इन दोनों में से कौन सा गैमेट आएगा, एक ही गैमेट आएगा, इन दोनों में से एक गैमेट आएगा। फर्टिलाइजेशन करवाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब F1 जनरेशन के अंदर आना तो क्या चाहिए था, मेंडल की लॉ के अकॉर्डिंग रेड कलर आना चाहिए था, बट यहाँ आता है पिंक कलर, दैट इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, जो कि कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। फिर हमने इसकी क्रॉसिंग करवाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसका जो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग इसकी क्या आनी चाहिए थी, इसकी फिनोटाइपिक रेशियो क्या आनी चाहिए थी, 3:1, बट यहाँ पे आती है 1:2:1। कैसे, देखिए हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड यहाँ स्मॉल आर, तो कैपिटल आर तो रेड हो गया, ये जो यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गई है ना, यहाँ पिंक हो गया, ये पिंक हो गया, ये वाइट हो गया, तो ये 1, 2 एंड 1, ठीक है, रेड पिंक एंड 1, ठीक। अब जीनोटाइपिक की जो रेशियो है वो क्या होगा, वो 1:2:1 ही होगा, दोनों सेम हो गए, ये था, ठीक। डेफिनेशन ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंट की अगर बात करें तो F1 जनरेशन, ये वाली जनरेशन डज नॉट शो नहीं कर रही क्या, रिजेम्बलेंस, किसी भी पेरेंट के साथ रिजेम्बलेंस शो नहीं कर रही F1 जनरेशन, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F1 इज द इंटरमीडिएट, यस। आगे आता है मल्टीपल एलिलिज्म। इसको डेफिनेशन क्या है, मोर देन 2 एलील, एक से ज्यादा एलील सेम जीन की, एक जीन की एक से ज्यादा एलील, ठीक, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, ठीक है जी, हाँ जी। एक जीन एक से ज्यादा एलील, एक जीन की एक से ज्यादा एलील एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। जीन क्या है, आई जीन। एलील कितनी है, आई ए, आई बी, आई ओ। आई ए क्या है, डोमिनेंट है, आई बी क्या है, डोमिनेंट है, आई ओ बट रिसेसिव है, ठीक है जी। अब देखते हैं, यहाँ हमने आई लिया। ए ब्लड ग्रुप कैसे आता है, ये फिनोटाइप, ठीक। ए ब्लड ग्रुप कैसे आता है, आई ए, ठीक, आई ए। अब आई में कौन रिप्रेजेंट करेगा, यही एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि इट इज डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, तो क्या आएगा, ए ब्लड ग्रुपिंग। आई ओ में, आई ओ रिसेसिव है, तो डोमिनेंट कौन करेगा, आई ए, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस है, तो यही ब्लड ग्रुप में आएगा, क्योंकि आई ही एक्सप्रेस करेगा। फिर उसके बाद आई बी जीनोटाइप है, होमोजाइगस है, यही बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। आई बी आई ओ में भी आ जाएगा, ऐसे ही है। अब ए बी में देखिए आप, आई ए, आई बी, आई ओ क्या है बताइएगा, आई ओ में ओ ब्लड ग्रुपिंग एंड ए बी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, तो 50% ये रिप्रेजेंट करेगा, 57%, तो जब तो ए बी बोलते हैं। 2 आउट ऑफ 3 एलील, 2 एलील, 3 एलील में से 2 एलील, 3 में से 2 एलील प्रेजेंट हैं सेम लोकस पे, सेम पोजीशन पे ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। फिनोटाइप इसके कितने हैं, 4 फिनोटाइप। पहला ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक। जीनोटाइप क्या है, आई ए, ठीक है, आई ए, आई बी, आई बी, आई ओ, ठीक। आई ए, आई बी, आई ओ, आई बी, आई बी, ये है 6 फिनोटाइप है हमारे टोटल। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जीनोटाइप हमारे 6 है, फिनोटाइप 4 है, फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 6, फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 6, फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 6। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक रुके हो तो आप जेन्युइन स्टूडेंट हो भाई, है ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ, अगर आप यहाँ तक रुके हो, मुझे भी पता लग रहा है कि आप यहाँ तक रुके हो, है ना, ठीक है। मेरी वीडियो को कोई यहाँ तक भी देख सकता है, अगर अच्छी हो भाई तभी रुकना,
है ना। समझ आ रहा हो तभी रुकना, कुछ ना समझ आए कमेंट में लिख देना, बता दीजिए, कोई इशू नहीं है। जीनोटाइप, जीनोटाइप में क्या है, आई ए आई बी, आई ए आई ओ आई बी आई बी, ये जीनोटाइप मैंने आपको बता दिया। अब आई ए के अंदर पता क्या होता है, प्रोड्यूस ए टाइप शुगर, आई बी के अंदर बी टाइप शुगर, आई ओ के अंदर कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक जी। सॉरी 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 सॉरी, यस यस, हिल गया थोड़ा सा सिस्टम, यस। ए के अंदर ए टाइप, बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी टाइप, ए बी के अंदर ए एंड बी ब्लड ग्रुप, ओ के अंदर नो कोई शुगर नहीं होता, ठीक। ये भी देख लीजिए आप, अगर n नंबर ऑफ एलील है तो पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। कोडोमिनेंस की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कोडोमिनेंस, कि दोनों एलील एक्सप्रेस कर जाएं उनको बोलते हैं कोडोमिनेंस। व्हेन बोथ डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इक्वली, नो मिक्सिंग ऑफ एलील, that is called in F1 example, that is called कोडोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर आइए है ना, IB IB तो दोनों रिप्रेजेंट कर जाएंगे, IB ठीक 50%। सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया में देखो जो नॉर्मल ब्लड सेल है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। मैं आपको इसको अच्छे से समझाना चाहूँगा, एक सेकेंड भाई, 1 सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकेंड रुकिएगा। ये देखिए, ये क्या है, ब्लड वेसल, ये क्या है, ब्लड वेसल, ये है हमारी वेसल। अब इसके अंदर राउंड राउंड शेप की होती हैं, ये है नॉर्मल ब्लड वेसल, नॉर्मल ब्लड वेसल। और जो अफेक्टेड होती है ना सिकल सेल एनीमिया का कंसेप्ट क्या है, जो ब्लड वेसल की जो शेप है ना वो कुछ इस टाइप की हो जाती है, सॉरी कुछ इस टाइप की हो जाती है, कुछ इस टाइप की हो जाती है, इस राउंड से ये हो जाती है। तो ये अफेक्टेड है एबनॉर्मल ब्लड वेसल, एबनॉर्मल ब्लड सेल्स है, ठीक है जी। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, हाँ जी। तो देखते हैं, तो नॉर्मल है, ठीक है, HbA, और ये HbS शॉन अफेक्टेड। HbS से हमने हीमोग्लोबिन S रिप्रेजेंट टू अफेक्टेड। फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फ्लो होना, ऑक्सीजन का फ्लो होना अफेक्ट करेगा, ठीक है। और इसमें नॉर्मल है, HbA नॉट अफेक्टेड, HbS अगर हैगा तो की है डेथ हो जाएगी। कैरियर का की मतलब है HbS दोनों रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल। अब जैसे अप टू जनरेशन की बात करें तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है कि बच्चा डेथ हो जाए, है ना। अब कोट इन कैटल, ये भी हो जाएगा, कैपिटलर इसका भी इस तरीके से करवाएंगे क्रॉसिंग, एंड ये आ जाएगा सारा। तो ये क्या है, कोडोमिनेंस भी क्या है, एक्सेप्शन है। कोडोमिनेंस भी क्या है, एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है, अभी बताओ आप कमेंट में बताओ किसका एक्सेप्शन है? किसके ला का, मेंडल के, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो आपका क्या है, एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल ऑफ द कंप्लीट डोमिनेंस का ये है, ये हो जाएगा बोथन भी, एंड एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस ये भी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी क्या है, डेफिनेशन, एक जीन कंट्रोल करती है एक से ज़्यादा कैरेक्टर, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर फिनोटाइप, ठीक है। हाँ जी, एक जीन कंट्रोल करते हैं एक से ज़्यादा कैरेक्टर, एक जीन, वन जीन, ये वन जीन देखो, वन जीन कंट्रोल एक से ज़्यादा करेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेट की नहीं, करेक्टर की। एक जीन एक से ज़्यादा जब करेक्टर या फिनोटाइप को कंट्रोल करे उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है भाई, उसको बोला जाता है प्लियोट्रोपी,
प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी, यस। आगे करने एग्जाम्पल, सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी सीड, पी सीड के अंदर सिंथेसिस होना, किसकी सिंथेसिस होना, स्टार्च की, सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी सीड। एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपिक का क्या, पी के अंदर, पी क्या होता है भाई, मटर, मटर के बीज में स्टार्च की सिंथेसिस होना क्या कहलाता है, प्लियोट्रोपी। वन जीन कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी सीड, वन जीन की दो है कैपिटल बी स्मॉल बी, मोर एफिशिएंटली लेस एफिशिएंटली, मोर एफिशिएंटली सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी सीड, लेस एफिशिएंटली सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी सीड, रिसेसिव डोमिनेंट। कैपिटल बी सीड एंड कैपिटल बी सीड, स्मॉल बी सीड, ये है ठीक। मैक्सिमम कैपिटल बी है तो देखो मोर एफिशिएंटली है, तो मोर एफिशिएंटली सिंथेसिस ऑफ सीड है, तो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, जो साइज है वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, क्योंकि मोर एफिशिएंटली बन रहा है स्टार्च, है ना, होमोजाइगस है। कैपिटल बी स्मॉल बी में क्या है, इंटरमीडिएट है, हेट्रोजाइगस है। स्मॉल बी मिनिमम स्टार्च होगा, स्मॉल साइज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे है देखो, एक तो करेक्टर क्या कंट्रोल किया इसने, सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी सीड, ठीक है, स्टार्च की सिंथेसिस। दूसरा साइज ऑफ सीड, सीड का साइज, लार्ज साइज, अब देखो लार्ज साइज सीड, स्मॉल साइज सीड है ये, है ना। अब इसमें स्मॉल भी लिया, इसमें स्मॉल भी, आपको आई होप ये तो हो ही गया होगा कि ये जब भी गेम, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से हो रहा है। ये इंटरमीडिएट बन गया। F1 डू नॉट रिजेंबल टू एनी पेरेंट, किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता, ये इंटरमीडिएट है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है भाई, कंप्लीट डोमिनेंस का। F1 डू नॉट रिजेंबल टू एनी द पेरेंट, ब्लेंडिंग है इसके अंदर, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने इसकी सेल्फिंग करी तो ये आया, तो फिनोटिपिक रेशियो आप देख सकते हैं, जहां पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां पे फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आ जाए वो क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस, और जहां पे फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आ जाए वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। अब अगला शेप ऑफ सीड, तो दूसरा है ना, करेक्टर दूसरा, राउंड, कैपिटल बी स्मॉल बी राउंड, राउंड है क्या, पी का शेप, हमने भी पढ़ा था ना, वो टेबल सी पढ़ी थी हमने एनसीईआरटी में, उसमें दिए रखा है उस टाइप से। आगे फर्टिलाइजेशन करवाया, राउंड शेप आई। F1 जनरेशन सो रिजेंबलेंस टू ऑफ द पेरेंट डोमिनेंट, फॉलो लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब एक जीन क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ द स्टार्च वन करेक्टर, अब और दूसरा करेक्टर क्या है, शेप ऑफ द सीड, साइज ऑफ द सीड, ये इसमें इनकम्प्लीट हो गया, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। है समझ, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन फिनोटाइप एंड करेक्टर, ठीक है। इसका हमने किया तो 3:1 वही सारा एग्जिस्ट कर रहा है शेप ऑफ द सीड की, अगर हम बात करें। कंक्लूजन क्या है इसके, इस यहाँ तक करने का, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट, इट डोमिनेंस इज ए नॉट ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन, इंडिपेंडेंट फीचर जीन का नहीं है डोमिनेंस। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कि किसी पे बिना डिपेंड हुए, तो किसी पे नहीं बिना डिपेंड हुए का क्या मतलब होगा, है ना। तो डोमिनेंस जो है ना, वो एक किसी पे डिपेंड नहीं है ना, इज ए नॉट डिपेंडेंट फीचर ऑफ द जीन, नॉट इंडिपेंडेंट मतलब किस पे डिपेंड करता है ये, है ना, डिपेंडेंट है। अगर नॉट डिपेंडेंट होता तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट। अब कह रहा नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब तो भाई डिपेंडेंट ही होगा, फीचर ऑफ जीन, बट इट डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर फिनोटाइप, मतलब किसी न किसी पे डिपेंड करता है, बट इट डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर फिनोटाइप, उस फिनोटाइप पे डिपेंड करता है, दैट वी चूज टू एग्जामिन, जिसको हम ले रहे हैं एग्जामिन करने के लिए, मोर देन वन फिनोटाइप, सेम जीन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर। एग्जाम्पल 2 क्या है, सिकल सेल एनीमिया, किसका एग्जाम्पल, ओ हेलो, किसका एग्जाम्पल जी,
मन बताओ तो आप किसका एग्जाम्पल? प्लियोट्रोपी का जी, सिकल सेल एनीमिया। एक जीन दो करेक्टर को कंट्रोल करती है, एक जीन दो करेक्टर, एक जीन दो करेक्टर, एक जीन दो करेक्टर, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी। एक जीन एबनॉर्मल सिकल सेल एनीमिया, लीवर, हार्ट एंड किडनी। एग्जाम्पल थर्ड, फिनाइल कीटोनुरिया। इसको हम बहुत ही आगे अच्छे से समझने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का क्या करते हैं? पर्टिकुलर जीन जो होती है ना, कोई भी पर्टिकुलर जीन वो कंट्रोल करती है इंफॉर्मेशन। क्या कंट्रोल करती है? इंफॉर्मेशन, जिससे डिसाइड होता है उसका पर्टिकुलर ट्रेट। उसका पर्टिकुलर ट्रेट। एवरी ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैव टू कॉपी ऑफ द सेम जीन कॉल्ड एलील। एवरी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की दो कॉपी होती है सेम जीन, उसको बोला जाता है एलील। बोथ फॉर्म ऑफ द जीन में भी आइडेंटिकल, होमोजाइगस और नॉन आइडेंटिकल, सो ऑन। अब एक जीन की नॉर्मल फॉर्म, एक जीन की नॉर्मल फॉर्म, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा और बिल्कुल ध्यान से समझना। हाँ जी बिल्कुल, यस। देखो, एक जीन, मेरी पेंसिल कहाँ है? हाँ, ये एक जीन की ये है नॉर्मल फॉर्म। इस नॉर्मल फॉर्म को क्या बोला? अनमोडिफाइड एलील। इसी अनमोडिफाइड एलील को क्या बोला? विल्ड एलील एंड डोमिनेंट एलील। आए बात समझ? एक जीन, हाँ जी, नॉर्मल एंजाइम फॉर्म हुआ, ये किस तरीके से एक्ट करा? सबस्ट्रेट की तरीके। प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कंट्रोल, एक पर्टिकुलर फिनोटाइप या ट्रेट को कंट्रोल किया। इसमें चेंज नहीं आया किसी भी तरीके का भाई। अनमोडिफाइड है, मॉडिफाइड है ही नहीं, नॉर्मल फॉर्म है, तो क्या कोई चेंज नहीं आएगा? सीधी सी बात है। बट जिसमें चेंज आया, जिसमें चेंज आया मॉडिफाइड एलील में, नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम, सेकंड नो एंजाइम मॉडिफाइड एलील, नॉन फंक्शनल एंजाइम। अब भैया नॉर्मल है और लेस एफिशिएंट एंजाइम है, तो देखो क्या है? बी, ये याद रखना थोड़ा सा, बी ठीक, डोमिनेंट एलील है ठीक। अब बी का देखते हैं, एक्ट सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा एंड कंट्रोल फिल्टर, कोई चेंज नहीं हुआ। अब सेकंड में देखो, नो एंजाइम, कोई एंजाइम ही नहीं बना, तो भाई उसकी तो कोई बात ही नहीं है वीरो। कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा और वो किसी भी प्रकार का फिनोटाइप जो भी वो करता होगा उसमें चेंज आएगा ही आएगा, एल्टर होगा। और कोई फंक्शन है एंजाइम बट नॉन फंक्शनल है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा नहीं, फिनोटाइप होगा चेंज, बात खत्म। आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंटरेस्टिंग इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम बढ़ चुके हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने क्या बात करी? एक जीन दो ट्रेट एक करेक्टर की, वन जीन वन करेक्टर दो ट्रेट की। अब हम इसके अंदर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम किसकी बात करेंगे? टू जीन, स्टडी ऑफ टू जीन वन करेक्टर, नहीं रे, रुको रुको रुको, टू जीन क्या करेंगे हम? टू जीन टू करेक्टर फोर ट्रेड। ओके, इसका डबल कर दो, बात खत्म, इसका डबल कर दो। जीन है ये फर्स्ट जीन, सीड का शेप करेक्टर है, दो करेक्टर, ये सेकंड करेक्टर, डोमिनेंट चार, चार ट्रेड चार ट्रेड चार ट्रेड। इतना देखो, इसको छोड़ो इसको छोड़ो तो इतना मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको छोड़ो तो इतना मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस, खत्म बात है, नहीं तो खत्म, कुछ है भी नहीं। अब आगे देखो, इसी का देखो, इसी का भाई, इसी का देखो, कैपिटल आर को हमने राउंड से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल आर को हमने रिंकल से रिप्रेजेंट किया, और कैपिटल वाई को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? बताइए बताइए बताइए, येलो से। स्मॉल वाई को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे बात करते हैं, सीड का शेप, सीड का कलर क्या है? मेल है। सीड का शेप, सीड का कलर क्या है? मेल है। सीड का शेप, सीड का कलर फीमेल है।
जो फीमेल है वो रिसेसिव है, जो मेल है वो डोमिनेंट है। हाँ ना जी, जो मेल है वो डोमिनेंट है, जो फीमेल है वो रिसेसिव है। तो राउंड येलो, राउंड येलो रिंकल ग्रीन। सॉरी आपको दिखा नहीं, आई सॉरी दोबारा से बता देता हूँ। सीड का शेप, सीड का कलर क्या है, डोमिनेंट है जो कि मेल है। सीड का शेप, सीड का कलर जो कि रिसेसिव है, जो फीमेल है। ठीक, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, राउंड येलो डोमिनेंट, राउंड येलो डोमिनेंट मीन्स मेल। राउंड येलो डोमिनेंट मेल है भाई, मेल है। राउंड येलो डोमिनेंट मेल है भाई, मेल है। क्या है राउंड येलो, क्या किसका? सीड का शेप राउंड है, डोमिनेंट है, पी का शेप है, सीड का शेप है, ठीक है ना। राउंड का जीनोटिपिकल पेरेंट की है भैया कैपिटल आर, कैपिटल आर। और इसका कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इसका स्मॉल आर, स्मॉल आर, इसका स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसमें से एक गैमेट लिया, इसमें से एक गैमेट लिया, इसमें से एक गैमेट, इसमें से एक गैमेट। इसका और इसका कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका और इसका कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। आगे बात करेंगे हम इसकी सेल्फिंग में। ये सेल्फिंग आ गई, इसमें से एक इधर लिया 50% ये, 50% ये, 50% ये, ठीक है जी। F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाएंगे। अब कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ किया तो क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई। कैपिटल ही आर को हमने स्मॉल वाई के साथ कर दिया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। हमने स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ किया तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर को ही हमने स्मॉल वाई से किया तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमारे कितने टाइप के गैमेट बन गए, 4 टाइप के गैमेट बन गए, 4 टाइप के गैमेट बन गए। पहला कैपिटल ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच गैमेट 25% हो जाएगी। आगे बात करते हैं। हमने सेल्फिंग करवा दी, इतनी बड़ी टेबल बन जाएगी, बहुत इजी है ये बनाना। इसको मिलाते जाओ बन जाएगा सारा कंप्लीट खत्म। यहाँ देखो, अब राउंड येलो कितने मिले, 9 मिले, उनका जीनोटाइप ये रहे। राउंड ग्रीन ये मिले 1:2:2 4 1:2, ठीक है। रिंकल ये मिले, रिंकल ग्रीन ये मिले। अगर आपको पूरा अच्छे तरीके से इसको सीखता है ना एक एक चीज़, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। फिनोटिपिक रेशो 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, 3:1 3:1 को प्लस कर दो, इसका फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो में भी एज इट इज ऐसे ही होगा, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है भाई। इंडिपेंडेंट मतलब कि बिना किसी पे डिपेंड हुए ही एक्सप्रेस कर जाना, उस लॉ को बोलते भैया इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस असॉर्टमेंट। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस वी हैव स्टडीड 2 कैरेक्टर, सीड का शेप, सीड का कलर, बोथ कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट। भैया दोनों कैरेक्टर जो है ना एक्सप्रेस करने वाले इसमें, तो ठीक, दोनों करेक्टर इसमें एक्सप्रेस करेंगे। तो एक करेक्टर जो होता है वो कभी भी, वन करेक्टर डू नॉट इनहिबिट अदर करेक्टर। जो एक करेक्टर है ना वो कभी भी दूसरे करेक्टर को इनहिबिट नहीं करेगा, बात खत्म। बोथ जीन एक्सप्रेस करेंगे इंडिपेंडेंटली ईच अदर। Law of independent assortment can be explained only on the basis of the dihybrid cross but not more। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब 2 करेक्टर होंगे तो दोनों करेक्टर अगर इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस करे तो भाई 2 करेक्टर होना जरूरी है, और मोनोहाइब्रिड तो एक ही होता है, तो क्यों करेगा, बात तो सही है, ठीक। यस, आगे हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने कंप्लीट कर लिया अपना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम देखते हैं हम कितने टॉपिक हम कर चुके हैं, हम ये भी चेक कर लेते हैं भाई। देखो हमने 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 कहाँ तक करा भाई। हम सेक्स डिटर्मिनेशन पे पहुंच गए, हमने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस पे पहुंच चुके हैं। आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है,
हाँ, हमको देखो भाई, ये जो चैप्टर है PW के अंदर 21 लेक्चर के अंदर सर ने करवाया है भाई, उसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज करवाया है। जो जो सर ने लिखा है उनके हाथ से लिखा गया है ना, उन्होंने अपनी स्लाइड पे लिखा, मैंने इसमें लिखा है, तो भाई बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो उसको मैं देखो 1 घंटे के अंदर रिवाइज करवाया, ठीक। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए ये मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट जरूर छोड़ के जाइए। ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? टोटल क्रोमोजोम कितने होते हैं एक बंदे के अंदर? 46। टोटल पेयर्स कितने होते हैं? 23। एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोजोम होते हैं, एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। मेल 22 पेयर्स प्लस में XY सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। फीमेल के अंदर 22 पेयर्स होते हैं प्लस XX सेक्स क्रोमोजोम। अरे 22 पेयर्स क्या चीज़ है भैया? ऑटोजोम है। ये क्या चीज़ है? ऑटोजोम है, ठीक है जी। हाँ जी, ऑटोजोम है। क्या है? ऑटोजोम। टोटल ऑटोजोम एक बंदे के अंदर कितने होते हैं? 44। कितने होते हैं? 44, यस। आगे बात करते हैं। मेल के अंदर 22 पेयर्स ऑफ द ऑटोजोम प्लस में XY। गैमेट क्या बनेगा? 22 प्लस X, 22 प्लस Y, ठीक। ये मेल का हो गया। फीमेल की बात करो तो A प्लस X, A प्लस Y। फीमेल 22 पेयर ऑफ द X, ये सॉरी ये गैमेट किसका है? मेल का ही बताया मैंने। फीमेल के अंदर 22 पेयर प्लस में XX हो जाएगा, ठीक। ये पेयर ऑटोजोम, 22 पेयर्स ऑफ द ऑटोजोम, ये XX सेक्स क्रोमोजोम सिमिलर होते हैं, ठीक है। होमोजाइगस है फीमेल, और जो मेल है वो क्या है? हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और गैमेट 22 प्लस में X, 22 प्लस में X, ऑटोजोम। बात खत्म। अब देखो, अब अब ये ह्यूमन की यहाँ पे बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बच्चे का जो सेक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो मेल पे डिपेंड करता है। अगर X आया तो फीमेल, XY आया तो मेल, ठीक है। तो Y क्रोमोसोम पे ही डिपेंड करता है। अगर Y क्रोमोसोम आया तो ही दोनों कि फादर ही इज डिपेंडेंट ऑन द सेक्स ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी, ठीक, यस। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोजोमल बेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन पे हम आ चुके हैं। टाइप 1 एक्सोटाइप, एक्सोटाइप, ये हमें जनरली ग्रास हुपर के अंदर मिलती है। मेल को हमने जो इसमें मेल होता है वो क्या होता है? हेट्रोजाइगस होता है। और फीमेल क्या होती है? फीमेल क्या होती है भाई? बताइए बताइए, फीमेल क्या होती है? होमोजाइगस, यस। स्पर्म A प्लस X, A प्लस O, A प्लस X, A प्लस X। 50% स्पर्म A प्लस X, 50% स्पर्म A प्लस O, 100% एग एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। टाइप ऑफ गैमेट, 2 टाइप के गैमेट होते हैं। 1 गैमेट, इसके अंदर 1 टाइप का गैमेट होता है। हेट्रोगैमेटिक, होमोजेनेटिक, हेट्रोगैमेटिक, होमोगैमेटिक। बात खत्म, ठीक, यस। व्हाट डिड इनिशियल क्ल्यू क्या है? इनिशियल क्ल्यू क्या है? स्टडी इन फ्यू इंसेक्ट। साइंटिस्ट हैंकिंग ने बताया था इसके बारे में, ठीक। इनिशियल क्ल्यू था स्टडी इन फ्यू इंसेक्ट के अंदर इसको भाई इसके अंदर ऑब्जर्व क्या किया? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो 50% जो स्पर्म होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्स बॉडी होता है, और बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिवाइड होता है। तो एक्स बॉडी को हमने एक्स क्रोमोजोम बोला है, और एग जो होता है 100% होता है, एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, 50% स्पर्म होता है, एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट ग्रासहॉपर एग्जाम्पल है। ये हो गया अपना। आगे है टाइप 2 XY टाइप। तो भाई आप जानते हैं ये ह्यूमन के अंदर होता है, एंड फ्यू इंसेक्ट के अंदर भी होता है, कुछ इंसेक्ट के अंदर भी। अच्छा, मेल में होता है हेट्रोगैमेटिक, और फीमेल होती है होमोगैमेटिक। स्पर्म A प्लस X, A प्लस वाई, एग A प्लस X, A प्लस X। 50% स्पर्म होता है प्लस X, A प्लस वाई, 100% A प्लस X। टाइप 2 टाइप के गैमेट, इसमें गैमेट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, 2, इसके अंदर 1। हेट्रोगैमेटिक होता है, ये होमोगैमेटिक होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बाय मेल के ही द्वारा किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया। और जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो मेल और फीमेल का सेम होता है, ठीक है, ये बात सही है। वाई क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है एक्स क्रोमोजोम से, इन डिफरेंट XY टाइप, सो ऑन। अब आता है थर्ड टाइप ZW टाइप। इसके अंदर जो हमारा मेल है ना, जो हमारा मेल है वो क्या होता है? होमोगैमेटिक, ये हेट्रोगैमेटिक। स्पर्म A प्लस जेड, A प्लस जेड, एग A प्लस जेड, A प्लस W। 100% स्पर्म
ए प्लस जेड होता है, 50% एग होता है, 50% ये होता है एग होता है, ठीक। 50% एग ये होता है, 50% एग इस टाइप का होता है। टाइप ऑफ गैमेट 1, इसके अंदर 2 टाइप के गैमेट होते हैं, ये होमोगैमेटिक है, ये हेटेरोगैमेटिक। जनरली बर्ड्स के अंदर मिलता है और ये सेक्स, इसका सेक्स जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है फीमेल के द्वारा। किसके द्वारा? फीमेल रिस्पॉन्सिबल ऑफ द होती है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी। जेड टाइप फीमेल होती है, हेटेरोगैमेटिक बटरफ्लाई मौत के अंदर मिलता है ये, ठीक है। ए प्लस में जेडो, ए प्लस में जेडो, फीमेल इज द हेटेरोगैमेटिक। ओके यस, ये हमारे पास हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है टॉपिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल के अकॉर्डिंग जो ट्रेट है वो क्या है? अल्टरनेट फॉर्म्स है। ट्रेट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स tall, but in polygenic inheritance trait do not have very distinct form. एग्जाम्पल ह्यूमन का स्किन का कलर, ह्यूमन की हाइट क्या है? एग्जाम्पल है किसका भाई? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। सच ट्रेट क्या है? कंट्रोल बर्नोमाइनिज्म। ह्यूमन का स्किन का कलर क्या होता है? ये है, ये है, ये है, ए बी बी ए सी सी। अब ये क्या है? मेलेनिन पिगमेंट है, ये मेलेनिन पिगमेंट, मेलेनिन पिगमेंट भाई ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी। 3 पेयर ऑफ द पॉलीजेनिक कंट्रोल ह्यूमन स्किन का। जब 3 पेयर जो होते हैं ना पॉलीजीन के, वो कंट्रोल करते हैं क्या? क्या कंट्रोल करते हैं? स्किन का कलर। सेम क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन सिंथेसिस बाय ईच डोमिनेंट एलील। आगे देखते हैं मैक्सिमम अमाउंट में भैया देखो है रे, मैक्सिमम यही होगा। अफेक्ट ऑफ द ऑल जीनोटाइप वाला सेम, सॉरी सॉरी इट मीन्स इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द डोमिनेंट। भाई जितने डोमिनेंट एलील होंगे ना उतना वो डार्क होएगा, ठीक। देखो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील अगर 6 है तो वेरी डार्क, 5 है तो डार्क, 4 है तो फेयरली डार्क, 3 है तो इंटरमीडिएट, 2 है तो फेयरली लाइट, 1 है तो लाइट, 0 है तो भैया वेरी लाइट, ठीक है। ह्यूमन का स्किन का कलर है ये, ठीक है। हाँ जी, हमने स्कैल्पिंग करी भैया तो ये कुछ इस टाइप की हमको टेबल बनाने को मिली। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड। हाँ जी, आई होप ये आपको विजिबल होगी। जी 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 जी, ये आपको थोड़ी सी कम विजिबल है, मैं इसको छोटा करना चाहूँगा। यस यस यस, इट इज़ विजिबल, यस। जी, ए बी सी भाई तीनों के गैमेट लिखे, तीनों के गैमेट लिखे। अब इनमें हमने देखो डायरेक्ट क्या देखा, ए बी बी सी सी। भाई डोमिनेंट एलील कितनी है? 6 है ना। डोमिनेंट पेयर कितने हैं? 6 हैं, तो यहाँ 6 लिख दिया। ऐसे ही हमने सारा लिख रखे हैं। तो ये भाई 6 5 5 वाला कोना से डार्क, ठीक। इस तरीके से हमने पूरी ये टेबल बना रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यस, अब हम आगे बात करेंगे इसके फिनोटिपिक रेशो की। फिनोटिपिक रेशो जो होता है देखो कैसा है, वेरी डार्क 1 ही है, डार्क 6 हैं, फेयरली डार्क 15 हैं और इंटरमीडिएट 20 हैं, फिर फेयरली डार्क 15 है, फिर लाइट 6 है, वेरी लाइट 1। तो देखो किस तरीके से 1 6 15 20 15 6 1 1 6 15 है, इधर से भी 1 6 15, इधर बीच में 20 बड़ा है। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने? 7 है। और अगर कैलकुलेट करना चाहो तो n रख देना, 2n प्लस में 1। n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ द पॉलीजीन, कितने पेयर ऑफ द पॉलीजीन है, तो आपको पता लग जाएगा। ये थोड़ा सा ग्राफ बना दिया। बेल शेप इसका कर्व होता है। ये भाई नीट का लेवल का बायोलॉजी यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आपके लिए बोर्ड के लिए भी एनफ है, CUET के लिए भी एनफ है, ठीक है। हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो यहाँ पे बायोलॉजी आपको पढ़ाई जा रही है एनफ है, एनफ। क्योंकि आप नीट के लेवल की पढ़ रहे हो, अगर नीट की लेवल की पढ़ ली ना तो हर लेवल की आपकी क्लियर है फिर, ठीक है ना जी। आगे बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर द हनी बी। हो हनी बी आ गई, भिन 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 भिन, ठीक है। तो बात करते हैं फीमेल की, मेल की। भैया मेल को हम बोलते हैं ड्रोन, ये होते हैं हैप्लॉइड, और फीमेल होते हैं 2n, जिनमें होते हैं 32 क्रोमोजोम, और मेल में होते हैं 16 क्रोमोजोम। 32 में से 16 मियोसिस के द्वारा 16 अनफर्टिलाइज पार्थिनोजेनेसिस ड्रोन बन जाते हैं, और फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वापस फीमेल बन जाते हैं। बात खत्म भाई। आगे हम पढ़ते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। व्हाट इज क्रोमोजोमल डिसऑर्डर भैया? व्हाट इज क्रोमोजोमल डिसऑर्डर? बात करते हैं व्हाट इज क्रोमोजोमल डिसऑर्डर की, बात करते हैं हम जल्दी से।
तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्या होता है देखते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम के नंबर को इंक्रीज कर देना या डिक्रीज कर देना किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। रीजन क्या है? एनियोप्लॉइडी। व्हाट इज एनियोप्लॉइडी? भाई छोटा हो जा तू। हाँ जी, व्हाट इज एनियोप्लॉइडी? एनियोप्लॉइडी क्या है? फेलियर ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का फेल हो जाना क्रोमेटिड के अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन में। आपने 11th क्लास में आई होप पढ़ा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेटाफेज, इसमें सेपरेशन में फेल हो जाते हैं ये लास्ट एट द टाइम। तो यहाँ आपने इसको 11th में पढ़ा होगा आई होप। आगे है लॉस ऑफ क्रोमोसोम, एबनॉर्मल मेल गैमेट, एबनॉर्मल मेल गैमेट, एबनॉर्मल फीमेल गैमेट, लॉस ऑफ क्रोमोसोम। n-1 भाई एक सेकंड रुक जाओ छूट गया कुछ यहाँ पे। टाइप ऑफ गैमेट, लॉस ऑफ क्रोमोसोम। नॉर्मल मेल गैमेट क्या होता है? स्मॉल, एंड एबनॉर्मल क्या होता है? फीमेल गैमेट में n-1 हाइपोप्लॉइडी, दैट इज कॉल्ड मोनोजोमी। इसका रिजल्ट देखो क्या आएगा, n-1 n-1 2n-1 है ना, क्या आएगा 2n-1, 2n क्या होगा 46, 46 - 1 इज इक्वल टू 45। मोनोजोमी के अंदर कितने होते हैं? 45। लॉस ऑफ क्रोमोसोम, नल्ली जोमी भैया, नल्ली जोमी आ गया। नल्ली जोमी क्या है रे? नाम तो अजीब सा है। एबनॉर्मल मेल गैमेट n-1 और फीमेल भी है भैया एबनॉर्मल। इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक नॉर्मल था एक एबनॉर्मल था, बट यहाँ तो भैया दोनों 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 क्या है? एबनॉर्मल है। 2n-2 आ जाता है, यहाँ पे 44 क्रोमोसोम हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से भाई, बिल्कुल प्यार से भाई। हाँ जी, गेन ऑफ क्रोमोसोम, गेन ऑफ क्रोमोसोम। हाइपरप्लॉइडी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हाइपरप्लॉइडी की। हाइपरप्लॉइडी में क्या नॉर्मल मेल गैमेट होता है भैया, और फीमेल में एबनॉर्मल होता है। तो n+1 2n+1 2n 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं भैया। एक और है टेट्राजोमी। क्या? टेट्राजोमी। टेट्राजोमी के अंदर दोनों ही अफेक्टेड होते हैं। जब दोनों अफेक्टेड होते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2n+1 2। जब 2n+2 होगा तो 48 क्रोमोसोम हो जाएंगे, बात खत्म। अब हम डिसीज की बात करने जा रहे हैं। पहली डिसीज है डाउन सिंड्रोम। जी, अब हम बात करेंगे किसकी? डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम भाई साइंटिस्ट कौन से थे? लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन ने बताया था डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम में टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं भाई? 47। कितने होते हैं? 47। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है एक। दैट द केस ऑफ द, कौन सा केस है ये? हाइपरप्लॉइडी का केस है, जो कि अभी हमने यहाँ पढ़ा है, ये वाला। ठीक है, ट्राइजोमी होती है कि टेट्राजोमी? ट्राइजोमी होती है। किस क्रोमोसोम पे? 21 क्रोमोसोम पर डाउन सिंड्रोम होता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ऑटोजोमल डिसीज है ये, नॉट ए सेक्स लिंक्ड ट्रॉमा। ओके जी हाँ, यस सर, यस सर, यस 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 यस। आगे बात करते हैं, सिम्टम इसके क्या होते हैं? शॉर्ट स्टेचर विद स्मॉल राउंड हेड, फर्रोड टंग, पार्शियल ओपन माउथ। अरे मुंह नहीं खुला होता, पार्शियल फॉलो मुंह, कई लोगों का मुंह खुला रहता है। फर्रोड टंग, जो लोग बाहर जीभ निकाल के रखते हैं, वैसे आपने देखा होगा, उनको जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है ना। हाँ जी, ब्रॉड पाम विद पाम केयर, फिजिकल साइटोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड एंड मोगल आइडोकी। ओके, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम नेक्स्ट आ जाता है। ड्यू टू एक्स्ट्रा 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इसमें भी एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक, मोनोजोमी है कि ट्राइजोमी है? ट्राइजोमी है। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 47 होते हैं। कितने क्रोमोसोम? 47। एंड विच क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोम पे है? कौन से क्रोमोसोम नंबर? एक्स क्रोमोसोम पे इन मेल। इट इज ऑटोजोमल एंड एलोजोमल। नॉर्मल फीमेल 44 प्लस में एक्स एक्स 22 प्लस में एक्स 22 प्लस में एक्स। नॉर्मल एग होता है, ये 22 प्लस में एक्स होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लेन फेंटर से मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। टोटल क्रोमोसोम इसमें कितने होते हैं? 47। ट्राइजोमी होता है, ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ये ध्यान रखना कि जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि अपने डाउन सिंड्रोम में 21 के ऑटोजोमल में होता है ना। ऑटोजोमल डिसीज है, सेक्स लिंक्ड डिसीज है। हाँ जी, ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है ना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
नॉर्मल एग ये किस पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। यस। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? वट डू यू मीन बाय द टर्नर सिंड्रोम? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का अब्सेंस ही कहलाती है टर्नर सिंड्रोम। मोनोजोमी एंड ट्राइजोमी क्या होती है भाई? मोनोजोमी होती है। ऑटोजोमल या एलोजोमल है। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 45 प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? फीमेल में। और कैरियोट ऑफ 44 प्लस में एक्सो, 45 प्लस में एक्सो। भाई अब्सेंस, एक क्रोमोसोम जो होता है ना वो एब्सेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। मोनोजोमी एंड ट्राइजोमी। मोनोजोमी होती है इसमें। ऑटोजोमल या एलोजोमल। एलोजोमल है। क्या है? एलोजोमल है। सेक्स लिंक्ड डिसीज। एंड टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 45 किसमें प्रेजेंट होता है? ये फीमेल में ही होता है भाई टर्नर सिंड्रोम तो, क्योंकि एक्स एक्स जो होता है वो उसमें ही तो प्रेजेंट होता है ना। सिम्टम क्या है? स्टाइल फीमेल, रूडिमेंट्री ओवेरी, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अब नॉर्मल एग एंड नॉर्मल स्पर्म एंड सो। क्लीन फिल्टर के अंदर ये था टर्नर के वगैरह। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूप्लॉइडी का मतलब क्या था? एनी चेंज इन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, मल्टीपल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज द बेसिक सेट। ठीक। पॉलीप्लॉइडी क्या है? फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का फेलियर हो जाना। भाई साइटोकाइनेसिस क्या होती है? भाई सेल अपनी जो सेल की फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के बाद जो सेल की फॉर्मेशन नहीं होती, सेल की फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। आफ्टर टीलोफेज के बाद होती है, टीलोफाइज स्टेज के बाद, सेल डिवीजन के बाद, इंक्रीज इन होल सेट ऑफ द डिवीजन। ठीक है। अब जैसे कि ये है टीलोफेज, इसके बाद अब इनकी ना ऐसे करके ऐसे ऐसे करके इसकी सेल डिवीजन हो जाती है, तो नेचुरल साइटोकाइनेसिस। ठीक है। इंक्रीज इन क्रोमोसोम। यस। अब आगे बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की। तो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर थे। हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। मेंडेलियन डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज की वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है। सिंगल जीन का अगर चेंज हो जाए ना तो उसको क्या बोलते हैं? बताइएगा। एक जीन नॉर्मल है, सिंथेसिस है, नॉर्मल प्रोटीन करता है। एक जीन म्यूटेटेड है, एबनॉर्मल है, चेंज एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। दी डिसऑर्डर फॉलो प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस। इट मींस दिस डिसऑर्डर इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट से। दिस डिसऑर्डर कैन स्टडी ट्रेस बाय द पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम इसको लर्न कर सकते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है भैया, याद रखना। फिनाइल कीटोनूरिया की स्पेसिफिक बात है भाई, 12वें नंबर के क्रोमोसोम पे ये अफेक्ट डालता है फिनाइल कीटोनूरिया। टाइप ऑफ डिसऑर्डर, किस टाइप का डिसऑर्डर है? ऑटोजोमल। कौन सा भैया? ऑटोजोमल। जी यस, ऑटोजोमल है। होमोजाइगस, नॉर्मल, हेट्रोजाइगस, पर जो कैसा है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिनाइल कीटोनूरिया भैया इसको दिमाग में ना ऐसे ऐसे घसोड़ के रख लो, अंदर डाल के रख लो, पूरी अच्छी तरीके से अडेप्ट करके रख लो भाई, कुछ ही करके रख लो। फिनाइल कीटोनूरिया की ये दो बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है और डिसऑर्डर कौन सा? ऑटोजोमल रिसेसिव। बात खत्म। ठीक है। आपके पेडिग्री एनालिसिस के अंदर भी आपका ये काम आएगा। अफेक्टेड पर्सन, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अब्सेंट होता है, सो फिनाइल एलेनिन नॉट कन्वर्ट टू टायरोसाइन में कन्वर्ट नहीं होता, वेपरेट हो जाता है। इन नॉर्मल पर्सन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है वो फॉर्म होता है और वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इन बोन एरर है ये। ठीक है। One error of protein metabolism है। So accumulation of the phenylalanine increase and phenylpyruvic acid is increase. Accumulation of the brain cause mental retardation हो जाता है। इसका सिम्टम क्या है? मेंटल रिटार्डेशन है। और डीपिगमेंटेशन हो जाना, बाल का झड़ना है ना, उसका पिगमेंट चेंज हो जाना है ना, ये है प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। ये भी क्या? फिनाइल का अभी हमने पढ़ा नहीं था पीछे पीछे, मैंने बताया था आपको कि अगले पढ़ेंगे तो यही है वो। आगे बात करते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आ गए। देखते भाई क्या है ये डिसीज, कैसी डिसीज है भाई? हीमोफीलिया कंट्रोल करी जाती है, कंट्रोल बाय जीन, जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है जो कि प्रेजेंट होता है सेक्स क्रोमोसोम पे। ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पे है। ठीक। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है भैया, ध्यान से सुन लो। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर उस डिसऑर्डर को कहते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। तो एक्स लिंक्ड है कि भैया वाई लिंक्ड है? भैया एक्स लिंक्ड है। ये कैसा है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है।
एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स एक्स भैया नॉर्मल फीमेल, एक्स वाई नॉर्मल मेल, एक्स एच वाई अफेक्टेड मेल, एक्स एच अफेक्टेड फीमेल, एक्स एच एक्स कैरियर है। क्या है? कैरियर है, नॉर्मल है। व्हाट इज हीमोफीलिया? ब्लड नॉट एबल टू ब्लड। अरे देखो, हीमोफीलिया हैगा क्या? की है व्हाट इज द हेमोफीलिया? ब्लड नहीं एबल करता क्लोट बनाना, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग करता है। देखो जब भी आपको कहीं भी स्क्रैचेस लग जाते हैं, हाथ पे चोट लग जाती है, तो उसमें खून बहना स्टार्ट हो जाता है ना जी? हाँ जी, खून बहना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो वो आपने देखा होगा कि अगर थोड़ी सी माइनर सी चोट है या थोड़ी सी भी बड़ी भी अगर चोट है ना, तो कुछ टाइम के बाद उसको दबा के रखते हैं ना, तो वो मतलब बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? कि उसके अंदर ना क्लोट बन जाता है। क्या हो जाती है? क्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, तो जब क्लोटिंग हो जाती है तो खून होना बंद हो जाता है। बट इसके अंदर हीमोफीलिया जिनको बीमारी होती है, उनके अगर चोट लग गई तो उनकी क्लोटिंग नहीं होती। उनको क्या होता है, जो खून है वो बहता रहता है ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ डिफेक्टिव प्रोटीन के कारण ऐसा होता है। हीमोफीलिया ए का क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर 8। हीमोफिलिक बी का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा थ्रोम्बो थ्रोम्बोटिन कंपोनेंट। ये सारे कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट है जो कि क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, और इसको हम रॉयल डिसीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये किसके अंदर स्टडी की थी? क्वीन विक्टोरिया के अंदर करी थी, जो कि एक कैरियर है। आगे है कलर ब्लाइंडनेस, जो कि डाल्टोनिज्म था। कलर ब्लाइंडनेस नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कलर। भाई दो कलरों को या तीन से ज़्यादा कलरों को वो क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, उन दोनों को मतलब पहचान नहीं पाते हैं। ये सेक्स लिंक्ड डिसीज है। कौन सी भाई? एक्स लिंक्ड। इस वाई लिंक्ड एक्स क्रोमोजोम वाली है भैया। एक्स लिंक डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? रिसेसिव है। एक्स एक्स नॉर्मल है, एक्स वाई नॉर्मल मेल है, एक्स सी वाई कलर ब्लाइंडेड है, एक्स अफेक्टेड है एंड कैरियर है। प्रोटोनोपिया जो रेड कलर को ना डिफरेंशिएट कर पाए, ड्यूटोनोपिया जो ग्रीन कलर को ना डिफरेंशिएट कर पाए। हीमोफीलिया मोर कॉमन इन मेल के अंदर भाई ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, हाँ जी। आगे बात करते हैं भाई, आगे की बात करेंगे, देखते हैं। ये कुछ केसेस है, क्वेश्चंस हैं। सिस्टोटिक फाइबर फाइब्रोसिस क्या है इसमें? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज है। यस। सिकल सेल एनीमिया के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भैया वह बात तो कर ही रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो भैया सिकल सेल एनीमिया क्या है? देखते हैं। एक जीन दो करेक्टर कंट्रोल करती है, एच बी ए। एक जीन एच बी एस, एक जीन एच बी एस। नॉर्मल पर्सन, एच बी ए क्या है? नॉर्मल पर्सन। एच बी एस क्या है? अफेक्टेड पर्सन। ठीक है, एच बी एस कैरियर है, की है कैरियर है। अनअफेक्टेड अफेक्ट नहीं है, बट हैव सिकल सेल ट्रेट है, बट अफेक्टेड नहीं है। उसके नेक्स्ट जनरेशन होगी ना जो, उसके अंदर ये पाया जा सकता है। एच बी ए क्या है? नॉर्मल है। एच बी एस क्या है? नॉर्मल एलील, म्यूटेंट एलील है। दिस डिसीज ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ आर कैरियर। ये ट्रांसमिट जब होगी जब पेरेंट को ऑफस्प्रिंग में, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। ये डिसीज क्या करती है? ट्रांसमिट करती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जब बोथ आर कैरियर हो, दोनों कैरियर हो। दोनों कैरियर इनकी सेल्फिंग करवाई तो देखो ये वाली अफेक्टेड हो गई। इस डिसीज को हम क्या कहते हैं? दिस इज कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ एलील, एच बी एस। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं भाई क्लास 11 की थोड़ी सी डीएनए की। कर ले। व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड? बात करें कि नहीं? पता है आप लोगों को? कर ही लेते हैं यारो। भाई डीएनए से क्या, डीएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है भाई डीएनए। न्यूक्लियोटाइड क्या है? हैं? न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फेट, सुगर। अरे आप एक बात बताइएगा, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? हाँ जी, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? चलो बता देंगे आपको। देखो नाइट्रोजनस बेस हमारे ये हैं, पिरीमिडीन, साइटोसाइन, थाइमीन, प्यूरीन, एडेनिन, ग्वानिन, जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, हम इसको उसमें भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। बेस सुगर डीएनए, बेस क्या है? एडेनिन, ग्वानिन।
ठीक, शुगर डीऑक्सी राइबोज डीऑक्सी। अब भाई देखो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है डीऑक्सी एडिनोसाइन डीऑक्सी काइनोसाइन, और ये न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट डीऑक्सी मोनो ग्वाइनोसाइन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए ऐसे ये ऊपर वाले देखो ए और टी, एडेनाइन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है भाई, डबल बॉन्ड होता है एडेनाइन और थाइमीन के बीच में, और ग्वानिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, यस, ये स्ट्रक्चर है भाई, देख लो आराम से। ठीक, नाइट्रोजनस बेस के इसके साथ ही जुड़ा है, इस हाइड्रोजन कार्बन से 19 इसकी बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, ये इधर फिफ्थ, अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप वो देख लीजिएगा। ओके, आगे देखिए नॉर्मल पर्सन में इसको, यहाँ मेरा ये पढ़ाने का क्या टॉपिक है, क्या मतलब बनता है ना, म्यूटेशन को बताने का देखो GAG। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये है स्टैंड है, आप जैसे रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता होगा ये GAGCTC। ए देखो G के बाद में क्या आ गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है C, A का T, G का C, तो टोटल कोडोन कितनी है भैया 7 है, 3 न्यूक्लियोटाइड 3 बेस 1 कोडोन। ठीक, तो अब देखो इसमें GAG 7, इसकी जगह क्या आ जाए भाई ग्लूटामिक एसिड, है ना, ग्लूटामिक एसिड। तो आप ये याद कर लेना इस तरीके से, बी ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द सिंगल बेस, सिंगल बेस का म्यूटेशन हो जाना क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ द म्यूटेशन। यस, टी इज pyrimidine। पिरिमिडीन को प्यूरिन से जब रिप्लेस कर दे तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। ये किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रोपी का भी एग्जाम्पल है। 3 mRNA रिप्रेजेंट 1 कोडोन, अफेक्टेड पर्सन GTGCAC, सो इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ग्लूटामिक अमीनो एसिड बाय वेलाइन एट 6 पोजीशन कोडोन, शेप ऑफ द RBC चेंज फ्रॉम द सो ऑन। शेप ऑफ RBC जो होता है ना वो चेंज हो जाता है बाई कनकेव डिस्क के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं हम, ये बताओ क्या पढ़ रहे हैं हम, व्हाट डू यू डू स्टडी भैया, सिकल सेल एनीमिया, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं थैलेसीमिया पर, आगे बढ़ते हैं थैलेसीमिया पे। अरे जो सिकल सेल एनीमिया है ना उसके अंदर क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन होने के कारण जो चेंजेस हो जाते हैं उन चेंज को यहाँ पे हमने दिखाया ना आपको, यहाँ पे चेंजेस हो गए। अब यहाँ चेंजेस कहाँ पे हुए, ये A1 A2 A3 क्या है, अमीनो एसिड है, वेलाइन हिस्टाइन ल्यूसाइन थ्रोनाइन प्रोनाइन ग्लूटामिक एसिड, ये सब क्या है, ये सब हमारी क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक, जेनेटिक कोड है, यहाँ जेनेटिक कोडोन बन रही है। ठीक, प्रोटीन है, ठीक, प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से ग्रुप से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, सो चेंज इन वन बेस पेयर, अगर एक बेस पेयर की चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। देखो यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल है, दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, आई होप शायद समझ ना आया हो। ये आपका क्या है, नॉर्मल है, यहाँ पे होता है ग्लूटामिक एसिड। ठीक, ये नॉर्मल है, HBA पेप्टाइड बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब म्यूटेशन हो गया, अब ये कैपिटल T है ना, ये वाला जो कैपिटल T है, यहाँ पे जो कैपिटल T होता है ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाता है A से। तो एक बेस पेयर के अंदर चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन। तो अब यहाँ क्या होता है, पिरामिडीन इज रिप्लेस बाय प्यूरिन से हो गया। अब थाइमीन क्या है भाई, पिरामिडीन है, अब ये किससे रिप्लेस हो जाता है, प्यूरिन से, जो कि एडेनिन में एडेनिन आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन, है ना। ये किसका एग्जांपल है, प्लियोट्रोपी का। 3 mRNA रिप्रेजेंट 1 कोडोन, 3 mRNA किसका रिप्रेजेंट करते हैं भाई, किसका, 1 कोडोन का, है ना। आगे देखते हैं अफेक्टेड पर्सन की अब बात करते हैं। अब GTGCAC अब अपसेंट हो जाता है, RNA अपसेंट, यूरासिल अपसेंट। देखो यहाँ तक कंप्लीट, GUG, यहाँ UG आ गया, देखो यू आ गया भाई, यहाँ T था, GTG की जगह UG आ गया, यहाँ वेलाइन आ गया। एम्यूनो एसिड जो है, एम्यूनो एसिड वो चेंज हो गई। सो इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ग्लूटामिक अमीनो एसिड बाय वेलाइन एट 6th पोजीशन पर चेंज हो गई। तो इसका जो शेप है RBC का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से बाई कनकेव के अंदर। अब आई होप अब आपको फाइनली समझ में आ गया होगा।
थैलेसीमिया के पर चलते हैं भैया। डिसऑर्डर, थैलेसीमिया डिसऑर्डर क्या है? थैलेसीमिया भैया आते हैं डिसऑर्डर, 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 ओके यस। डिसऑर्डर, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, कैपिटल ए नॉर्मल अनअफेक्टेड, कैपिटल स्मॉल ए को हमने हेटेरोजाइगस बोला, अनअफेक्टेड कैरियर, स्मॉल ए को अफेक्टेड। व्हेन बोथ पेरेंट आर कैरियर, जब दोनों पेरेंट कैरियर होते हैं तब क्या होता है भैया? 1 for 25% तो अफेक्टेड होते हैं, 50% हेटेरोजाइगस होते हैं। ठीक है जी। अल्फा थैलेसीमिया, डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ द अल्फा चेन, अल्फा चेन की जो सिंथेसिस है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। बीटा चेन की जो सिंथेसिस है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये है देख सकते हैं HbA1 HbA2 शॉर्ट आर्म होता है, ये लॉन्ग आर्म, म्यूटेशन डिलीशन, म्यूटेशन हो जाता है। ठीक, ये बीटा थैलेसीमिया का है, इधर ये थोड़ा सा इधर का रखा है, उधर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। HBB और इधर HBB, म्यूटेशन कैंसलेशन होता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन से क्या हो जाता है? डैमेज हो जाती है RBC मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। इनकरेक्ट हीमोग्लोबिन, इनकरेक्ट हीमोग्लोबिन दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव सिकल सेल एनीमिया। डिक्रीज या फ्यूग्लोबिन दैट इज कॉल्ड थैलेसीमिया। क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव मतलब कि कमी तो हुई है ना, वो इनकरेक्ट ही हो गई, वो उसमें इनकरेक्ट हो गया, मतलब गलत हो गई। सिकल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया के अंदर भाई डिक्रीज हुई है। क्या हुई है? डिक्रीज ही हुई है जी। ठीक है, बात करते भैया म्यूटेशन की। डेफिनेशन क्या है? चेंज इन बेस ऑफ DNA नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम रिजल्ट इन द चेंज इन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म। सडन चेंज, सडन चेंज, अचानक से चेंज हो जाना DNA के अंदर। सोर्स ऑफ वेरिएशन, आई होप आज समझ आ जाएगा। टाइप ऑफ म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, चेंज इन DNA, चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ द कार्ड पॉइंट म्यूटेशन। ठीक, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? डिलीशन कर देना या एडिशन कर देना, इंसर्शन कर देना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन, सिकल सेल एनीमिया में अभी हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, वेरिएशन कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, म्यूटेशन क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, जीनोमेटिक म्यूटेशन, चेंज इन क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर में क्या हो जाना? चेंज होना। 2 टाइप से होता है, एन्यूप्लॉइडी पहले पढ़ी ना हमने ये अभी अभी पढ़ी भाई, बिल्कुल पढ़ी है। क्या? हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी, मोनोजोमी, ट्राइजोमी। हाइपोप्लॉइडी से मोनोजोमी नलीजोमी होता है, हाइपरप्लॉइडी में ट्राइजोमी टेट्राजोमी होते हैं। यूप्लॉइडी 2 टाइप की होती है, हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी भी हमने पढ़ चुके हैं। खत्म, हमारा खत्म नहीं हुआ भाई, कंप्लीट अभी हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट नोटबुक खोल रहा हूँ मैं, क्रोमोजोमल एब्रीविएशन की अब बात करेंगे हम। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल के अंदर ऐसा पाया जाता है। अब यहाँ डिलीशन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये है डिलीशन, लॉस ऑफ सेगमेंट, EF सेगमेंट लॉस हो जाता है, ये हो गया। डुप्लीकेशन, इंसर्ट हो जाना, एडिशन हो जाना। ठीक है जी, ठीक है, उसके आगे देखते हैं एडिशन हो जाए। यहाँ से देखो इतना ब्रेक हुआ, ब्रेक होके ये AB यहाँ पे और एडिट हो ऐड हो गया, CDF यही बच गया। म्यूटेजन, म्यूटेजन का मतलब होता है वो एजेंट जो कि म्यूटेशन को क्या कर रहा है? काज कर रहा है, जिसके कारण म्यूटेशन हो रही है उसको बोलते हैं म्यूटेजन। ठीक है, काजिंग एजेंट होता है फिजिकल म्यूटेजन, केमिकल म्यूटेजन। फिजिकल म्यूटेजन रेडिएशन, कोई भी रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्फा बीटा रेज, इनको बोलते हैं फिजिकल म्यूटेजन। और केमिकल म्यूटेजन की बात करें तो मस्टर्ड गैस, नाइट्रस एसिड, ये हो गए। ठीक है, ये छोड़ो। Even single recessive allele can show expression in haploid cell, but in diploid cell we need to a copy of recessive allele to express. समय समय पे हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए। पेडिग्री एनालिसिस, भाई पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं तो ठीक है, बहुत समझ नहीं सकते क्या लेवल है भैया पेडिग्री का, इतनी अच्छी चीज़ है ना, आप सोच नहीं सकते। मतलब पेडिग्री देखिए, अभी हमें इतना पढ़ना और बस।
यहाँ तक पढ़ना है, फिर उसके बाद आपका मोलिक्यूलर बेसिस स्टार्ट हो जाएगा। अभी इतना पढ़ना है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ सिंबल है भाई, ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन से बात करना, सुनना भैया। 1 सेकंड रुकना भैया, 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड तो दे दो भाई, 1 सेकंड। ये थोड़ी सी लाइट जल गई होगी क्या? लाइट में कोई फर्क आ रहा है? 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। हाँ, नो फर्क भाई, ये तो ये देखना, ये पता नहीं क्या है। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं। ये है नॉर्मल फीमेल, ये है नॉर्मल मेल। ये क्या है? अफेक्टेड फीमेल, ये है अफेक्टेड मेल। भाई देखो ये डार्क है, ये डार्क है, अफेक्टेड फीमेल है, ये अफेक्टेड मेल है। ये पेरेंट है, ये डॉटर है। ठीक 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 ठीक, पेरेंट डॉटर नॉर्मल है। ठीक, पेरेंट ये क्या है? ठीक, इसका फादर क्या है? अफेक्टेड है। ठीक, ये अफेक्टेड है पेरेंट। ये क्या है? सेक्स जो इसका है अनस्पेसिफाइड है, अनस्पेसिफाइड है इसका जो क्या भाई, सेक्स जो है वो क्या है? अनस्पेसिफाइड है, ये अफेक्टेड है, अफेक्टेड। ये मेटिंग है, ये मेटिंग बिटवीन